सोचिए आप इंटरस्टेट 80 पर नेब्रास्का से गुजर रहे हैं, खिड़कियां खुली हैं और वो अनंत क्षितिज आपके सामने किसी अमेरिकी पोस्टकार्ड की तरह फैला है। सुनहरे मक्के के खेत हवा में लहरा रहे हैं, लाल रंग के खेत यहाँ वहाँ दिख रहे हैं और वो नीला आसमान जो कभी खत्म नहीं होता। यही तो है अमेरिका का दिल, है ना? वो जगह जहाँ सब कुछ स्थिर, सुरक्षित और अनुमानित होता है। जहाँ लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस खूबसूरत तस्वीर के नीचे कुछ और ही छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो जिंदगियों को तबाह कर रहा है और परिवारों को ऐसे तरीकों से बर्बाद कर रहा है जो आपको पूरी तरह हिला देगा, क्योंकि यही नेब्रास्का में, इस राज्य के बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ गुजरते वक्त सोचते हैं। एक ऐसा संकट पनप रहा है जो समुदायों को अंदर से फाड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2024 में किसी भी एक रात को 3800 से ज्यादा लोगों के बेघर होने की। यह पिछले साल से 10.5% की छलांग है और ओमाहा में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है, तंबुओं और कारों में सो रहे लोगों की संख्या 2013 से 8 गुना बढ़ गई है। 8 गुना! क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यहाँ हम किसी धीमी बढ़ोतरी की बात, और यही यह कहानी और भी परेशान करने वाली हो जाती है। यह सिर्फ लोगों के मुश्किल दौर से गुजरने की बात नहीं है। ड्रग्स इस दुस्वप्न में जहरीले धागे की तरह बुने हुए हैं और ओवरडोज से मरने वालों की संख्या हर 3 दिन में एक नेब्रास्का वासी की जान ले रही है। हर 3 दिन। इस बारे में एक पल सोचिए जब आप अपना सामान्य हफ्ता बिता रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, नेब्रास्का में तो वेस्ट वर्जीनिया या ओहियो जैसी ओवरडोज दरें नहीं है ना? और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्य में वास्तव में देश की सबसे कम ओवरडोज मृत्यु दरें हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको चकरा देगी। इन अपेक्षाकृत कम संख्याओं के बावजूद भी लोग चिंताजनक दर से मर रहे हैं और यह एक ऐसी लहर पैदा कर रहा है जो मैं आपको वह तस्वीर दिखाता हूं जो वास्तव में यहाँ हो रहा है। 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नेब्रास्का में 2023 में 300 से 350 तक कुल ड्रग ओवरडोज मौतें दर्ज हुईं, जिनमें से लगभग 70% में ओपियोइड्स शामिल थे, मुख्यतः फेंटानाइल। अब ये संख्याएं पेंसिल्वेनिया या कैलिफोर्निया जैसे राज्यों की तुलना में छोटी लग सकती हैं। लिंकन में, जो राज्य की राजधानी है और नेब्रास्का विश्वविद्यालय का घर है, जनवरी से अगस्त 2024 तक सिर्फ 6 ओवरडोज मौतें हुईं। 6 ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन इस पर विचार करिए। ये 6 ऐसे परिवार हैं जिन्हें वो फोन कॉल आया जो किसी माता पिता, किसी पति पत्नी, किसी बच्चे को कभी नहीं आना चाहिए। और इन आंकड़ों में से हर एक के पीछे नशे, निराशा और एक ऐसी लेकिन यही ये कहानी और भी जटिल और दिल तोड़ने वाली हो जाती है। ओवरडोज से मरने वाले लोग अकेले नहीं रह रहे होते। उनमें से कई नेब्रास्का की बढ़ती बेघर आबादी का हिस्सा हैं, एक दुष्चक्र में फंसे हुए जहां बेघरता लोगों को ड्रग्स की तरफ धकेलती है और ड्रग्स लोगों को बेघरता की तरफ। यह इंसानी दुख के एक परफेक्ट तूफान की तरह है और यह एक ऐसे राज्य में हो रहा है। आइए बात करते हैं कि आखिर लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यही ये कहानी वास्तव में गुस्सा दिलाने वाली हो जाती है। नेब्रास्का सस्ता होने का दावा करना पसंद करता है और कागज पर यह काफी अच्छा दिखता है। सितंबर 2025 तक राज्य भर में औसत किराया लगभग $1095 प्रति माह है। इसकी तुलना न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को से करें तो यह काफी। ओमाहा में अगर आपको एक अच्छा 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए तो आपको औसतन $1200 प्रति माह देना होगा। लिंकन में ये लगभग 1050 के आसपास है। अब ये संख्याएं आपको चौंका नहीं सकती अगर आप तटीय कीमतों के आदी हैं, लेकिन यहाँ है असली झटका। कम आय वाले परिवारों के लिए 37,000 किफायती इकाइयों की भारी कमी है। मैं इसे दोहराता हूँ क्योंकि नेब्रास्का में 1 लाख से ज्यादा किराएदार वो हैं जिन्हें अर्थशास्त्री कॉस्ट बर्डन कहते हैं। मतलब वे अपनी आय का 30% से ज्यादा आवास पर खर्च कर रहे हैं और 25% किराएदार गंभीर रूप से बोझिल हैं, जो अपनी आय का 50% या उससे ज्यादा सिर्फ अपने सिर पर छत रखने के लिए खर्च कर रहे हैं। कल्पना करिए अपने बच्चों को खिलाने, पेट्रोल के लिए पैसे। यह आवास संकट परिवारों को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहा है जो आपका दिल तोड़ देंगे। मैंने ओमाहा की एक अकेली माँ की कहानी पढ़ी जो एक वेयरहाउस में काम कर रही थी, सब कुछ सही कर रही थी, अपने बच्चों के लिए जुटान करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके मकान मालिक ने एक ही साल में किराया 5.5% बढ़ा दिया। बस यूं ही वह अपना अपार्टमेंट नहीं झेल सकती। लेकिन यह और भी बुरा हो जाता है। ग्रामीण नेब्रास्का में चीजें सतह पर लगभग $800 के किराए के साथ बेहतर दिखती हैं, लेकिन एक क्रूर पकड़ है। बस पर्याप्त विकल्प नहीं है। जब पूरे शहर में केवल 1 या 2 किराए की संपत्तियां हों तो मकान मालिक जो चाहे वसूल सकते हैं
और 2010 से कुछ ग्रामीण इलाकों में घरों की कीमतों में 122% की आसमानी उठ। बेदखली का संकट वास्तविक है और यह तेज हो रहा है। कोविड सहायता सूखने के साथ 2024 में बेदखली 12% बढ़ी। उसी अवधि में पहली बार बेघरता 15% बढ़ी। ये सिर्फ सरकारी रिपोर्ट में संख्याएं नहीं हैं, ये परिवार हैं, वेटेरन्स हैं, निश्चित आय पर बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें सड़कों पर फेंका जा रहा है क्योंकि जिंदा रहने का गणित अब जोड़ नहीं खाता। अब बात करते हैं कि कौन बेघर हो रहा है, क्योंकि यह आपको चौंका सकता है। हम सिर्फ उन स्टीरियोटाइप्स की बात नहीं कर रहे जो आपके दिमाग में हो सकते हैं। नेब्रास्का की बेघर आबादी का 25% वो है जिसे क्रॉनिकली होमलेस कहते हैं, मतलब वे 1 साल से ज्यादा सड़कों पर रह रहे हैं, अक्सर अवसाद या PTSD जैसी अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन पारिवारिक हिंसा एक बहुत बड़ा कारक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते। नेब्रास्का में हर साल हजारों महिलाएं और बच्चे अपमानजनक घरों से भागते हैं केवल ये पता लगाने के लिए कि पर्याप्त शेल्टर बेड उपलब्ध नहीं है, तो वे अपनी कारों में, मोटेल में जो वे वास्तव में नहीं झेल सकते, या इससे भी बुरा, अपने अत्याचारियों के पास वापस चले जाते हैं क्योंकि कम। और फिर वे बच्चे हैं जो फोस्टर केयर से बड़े हो जाते हैं। इसकी कल्पना करिए, आप 18 के हो जाते हैं, राज्य कहता है अब आप वयस्क हैं, गुड लक, और अचानक आप अकेले हैं, कोई पारिवारिक सहायता नेटवर्क के बिना, जाने की कोई जगह नहीं, कोई वास्तविक जीवन कौशल नहीं, क्योंकि आप अपने पूरे बचपन सिस्टम में उछाले जाते रहे हैं। क्या यह कोई आश्चर्य है कि इन युवाओं में से इतने जातीय असमानताएं चौंकाने वाली और शर्मनाक हैं? काले नेब्रास्का वासी राज्य की जनसंख्या का केवल 13% है, लेकिन वे बेघरों का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये दशकों की व्यवस्थित असमानताओं का परिणाम है। ऐतिहासिक रेडलाइनिंग से जो काले परिवारों को घर के स्वामित्व के माध्यम से संपत्ति बनाने से रोकती थी, रोजगार और शिक्षा में चल रहे ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ जिसे छुपा हुआ बेघरता कहते हैं, लोग रिश्तेदारों के साथ कभी इधर कभी उधर रह रहे हैं, वॉलमार्ट पार्किंग लॉट में अपनी कारों में सो रहे हैं, दोस्तों के साथ दोगुना हो रहे हैं क्योंकि जाने की और कोई जगह ही नहीं है। ये लोग आधिकारिक गिनतियों में दिखाई नहीं देते, जिसका मतलब है कि समस्या का वास्तविक दायरा उन चौंकाने वाली संख्याओं से भी बद। लेकिन यही यह कहानी और भी अंधेरे मोड़ लेती है। ड्रग्स सिर्फ एक अलग समस्या नहीं है जो कुछ बेघर लोगों को प्रभावित करती है। नेब्रास्का में बेघरता और नशीली दवाओं का दुरुपयोग मौत के सर्पिल में एक साथ बंधे हुए हैं जो तेजी से जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। नेब्रास्का की बेघर आबादी का लगभग 20 से 30% नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से निपटता है। जो रात 1 मिनट के लिए इसकी तर्कसंगतता के बारे में सोचिए। अगर आप सड़कों पर रह रहे हैं, अगर आप ठंडे, भूखे, डरे हुए और निराश हैं, तो ड्रग्स उस वास्तविकता से बचने का एक तरीका बन जाते हैं, भले ही यह अस्थायी हो। फेंटानाइल और मेथेम्फेटामाइन जैसे ओपियोइड सिर्फ इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि वे उपलब्ध हैं, वे इसलिए लोकप्रिय हैं कि वे एक ऐसी जिंदगी से थोड़ी राहत देते हैं। यह चक्र दुष्ट और अनुमानित है। नशा नौकरी की हानि की ओर ले जाता है, जो बेदखली की ओर ले जाता है, जो बेघरता की ओर ले जाता है। और एक बार जब आप बेघर हो जाते हैं तो अस्थिरता, निरंतर डर, दवाओं को सुरक्षित रूप से स्टोर करने या उपचार केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थता, साफ होना लगभग असंभव बना देती है। यह दलदल में फंसने जैसा है जहां आपकी हर हरकत आपको और गहरे धकेल देती है। नेब्रास्का में बेघर व्यक्तियों को ओवरडोज का 60% अधिक जोखिम है क्योंकि वे नालोक्सोन, जीवन बचाने वाली ओवरडोज रिवर्सल ड्रग को सुरक्षित रूप से स्टोर नहीं कर सकते। जब कुछ गलत हो जाता है तो वे समय पर अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते। वे असुरक्षित परिस्थितियों में ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर अकेले, जहां अगर वे ओवरडोज हो जाते हैं तो कोई मदद नहीं कर सकता। नेब्रास्का में ड्रग की स्थिति की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे विशेष रूप से खतरनाक बनाती हैं। फेंटानाइल अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली के माध्यम से तस्करी की जा रही है, अन्य ड्रग्स के साथ इस तरह मिलाई जा रही है कि उपयोगकर्ता पता नहीं लगा सकते। कोई सोचता है कि वे हेरोइन या मेथेम्फेटामाइन खरीद रहे हैं, लेकिन इसे फेंटानाइल के साथ काटा गया है और बस इतना। बेघर नेटवर्क में पॉलीसब्स्टेंस का उपयोग बड़े पैमाने पर है। लोग अलग अलग ड्रग्स मिला रहे हैं, अक्सर इसलिए कि वे अपनी पसंद की दवा नहीं खरीद सकते या खोज नहीं सकते, इसलिए वे जो भी उपलब्ध है वह लेते हैं। यह ओवरडोज को अधिक संभावित बनाता है और उपचार को अधिक जटिल बनाता है। आप किसी की रिकवरी में कैसे मदद करते हैं जब वे कई पदार्थों के आदी हैं? और ऐसी परिस्थिति ग्रामीण इलाकों में
मेथेम्फेटामाइन एक अलग तरह की बेघरता को बढ़ावा देता है। ग्रामीण मेथ उपयोगकर्ता अक्सर अपने घरों को खो देते हैं जब उनकी लत नियंत्रण से बाहर हो जाती है, लेकिन शहरी इलाकों के विपरीत कम सेवाएं हैं, कम उपचार विकल्प हैं, मदद के लिए जाने की कम जगह हैं। ग्रामीण शेल्टर के 20% क्लाइंट्स ओपियोइड्स के अलावा अन्य ड्रग मुद्दों की रिपोर्ट करते हैं। इस संकट का आर्थिक प्रभाव चौंकाने वाला है। नेब्रास्का सालाना लगभग $500 मिलियन ड्रग संबंधित स्वास्थ्य देखभाल लागत, खोई उत्पादकता और आपराधिक न्याय खर्च में खो देता है, जिसका अधिकांश हिस्सा बेघर आबादी से जुड़ा है। वे पैसा स्कूलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्थिक विकास में जा सकता था। इसके बजाय आपातकालीन कक्ष की यात्राओं, पुलिस प्रतिक्रियाओं, कोर्ट की लागत और सामाजिक प्रभाव उतने ही विनाशकारी हैं। राजमार्गों के पास शिविर फेंकी गई सुइयों के हॉटस्पॉट बन जाते हैं, जनस्वास्थ्य डर पैदा करते हैं। कुछ समुदायों में सुई साझा करने से एआईवी में वृद्धि हुई है। स्कूल जाने वाले बच्चे पार्कों और खेल के मैदानों में ड्रग सामग्री पा रहे हैं। संकट सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों तक सीमित नहीं है, यह समुदायों में जहर की तरह फैल रहा है। आप सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से बेरोजगारी इस समस्या का हिस्सा है ना? अगर लोगों के पास अच्छी नौकरियां होती तो वे आवास का खर्च उठा सकते और ड्रग्स की तरफ नहीं मुड़ते। लेकिन यही नेब्रास्का की कहानी और भी जटिल और सच कहूं तो और भी निराशाजनक हो जाती है। राज्य की बेरोजगारी दर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कम है, जुलाई 2025 तक 3.0%। लेकिन कम बेरोजगारी पूरी कहानी नहीं कहती। उस प्रभावशाली आंकड़े के पीछे कुछ बदसूरत सच हैं जो बताते हैं कि नौकरियों की उपलब्धता के बावजूद भी लोग बेघर और आदी क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले भारी अंडरएम्प्लॉयमेंट है। लोग काम कर रहे हैं लेकिन वे जीने के लिए पर्याप्त नहीं कमा रहे। जब मीडियन घरेलू आय $71,000 है, लेकिन 13% नेब्रास्का वासी अब ग्रामीण काउंटियों में छुपी हुई बेरोजगारी है जो आंकड़ों में दिखाई नहीं देती। युवा लोग अन्य राज्यों में बेहतर अवसरों के लिए जा रहे हैं। आबादी बूढ़ी हो रही है और उपलब्ध पदों को भरने के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं है। लेकिन जो नौकरियां उपलब्ध हैं वे अक्सर आवास का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करती, विशेषकर जब किराया मजदूरी से तेजी से बढ़ रहा हो। बेघरता का अनुभव करने वाले लोगों के लिए 15% नौकरी की हानि को प्रारंभिक ट्रिगर के रूप में उद्धृत करते हैं, जिसने उनकी गिरावट शुरू की। और ड्रग्स नशे संबंधित अनुपस्थिति, आपराधिक रिकॉर्ड जो लोगों को बेरोजगार बनाते हैं, और सक्रिय लत के साथ आने वाली अराजकता के माध्यम से 10% बेरोजगारी मामलों में भूमिका निभाते हैं। नेब्रास्का में ड्रग दोषसिद्धि वाले जातीय असमानताएं रोजगार में भी दिखाई देती हैं। नेब्रास्का में काली बेरोजगारी 6 से 8% के बीच मंडराती है, जबकि हिस्पैनिक बेरोजगारी 4 से 5% चलती है। जब समग्र संख्याएं अच्छी लगती हैं तो कुछ समुदाय पीछे छूट जाते हैं, और वे अक्सर वही समुदाय होते हैं जो बेघरता के आंकड़ों में अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे बताने दीजिए कि ओमाहा में जमीनी स्तर पर यह कैसा दिखता है, क्योंकि यही संकट सबसे तीव्र और दृश्यमान महसूस होता है। 2025 में गिने गए 1609 बेघर लोगों के साथ शहर की अनशेल्टर आबादी की वृद्धि पार्कों और अंडरपासेज को अस्थायी शिविरों में बदल रही है, जो लॉस एंजल्स या सिएटल में दिखने वाली चीजों की तरह लगते हैं, अमेरिका के हार्टलैंड की तरह। मैंने एक कहानी पढ़ी जो अभी भी मुझे परेशान करती है, एक वेटेरन के बारे में जिसने अपने देश की सम्मानजनक सेवा की, पीटीएसडी के साथ घर आया और पाया कि जब उसे इसकी जरूरत थी तो कोई भी हाउसिंग उपलब्ध नहीं था। वह मनोवैज्ञानिक दर्द से निपटने के लिए प्रिस्क्रिप्शन गोलियों की तरफ मुड़ा। जब नशे ने कब्जा किया तो अपनी नौकरी खो दी और मिसौरी नदी के किनारे लिंकन में सतह पर चीजें थोड़ी बेहतर दिखती हैं। जनवरी से अगस्त 2024 तक ओवरडोज मौतें घटकर सिर्फ 6 हो गईं, जो प्रकृति की तरह लगता है, लेकिन यह ठंडी तसल्ली है जब आप मानते हैं कि राज्यव्यापी अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली के माध्यम से तस्करी की जाने वाली फेंटानाइल अभी भी हर 3 दिन में जान ले रही है। ड्रग्स नेब्रास्का से गुजर रहे हैं, चाहे राज्य इसे ग्रामीण नेब्रास्का एक अलग तरह का संकट प्रस्तुत करता है। यह शांत है, कम दिखाई देने वाला, लेकिन समान रूप से विनाशकारी पैनहैंडल में मेथेम्फेटामाइन लैब अपनी समस्याओं का सेट बनाते हैं। छोटे शहरों में नशे से पीड़ित लोग अक्सर पूर्ण अलगाव में ऐसा करते हैं, सीमित उपचार विकल्पों और कोई अज्ञातता नहीं। जब हर कोई हर किसी के व्यवसाय को जानता है तो ड्रग की समस्याओं या इस संकट के व्यापक प्रभाव सीधे प्रभावित व्यक्तियों से कहीं आगे तक विस्तृत हैं। जब आप सभी लागतों को मिलाते हैं तो नेब्रास्का सालाना लगभग $2 अरब खो रहा है। आपातकालीन सेवाएं,
नशे की लत में फंसे माता पिता के बच्चों के लिए पालक देखभाल, बेरोजगार श्रमिकों से खोया कर राजस्व, बढ़ा अपराध, स्वास्थ्य देखभाल की लागत और लोगों के नशे और बेघरता के चक्र में सामाजिक रूप से संकट समुदायों को उन तरीकों से तोड़ रहा है जिन्हें मापना कठिन है लेकिन नजरअंदाज करना असंभव है। ओमाहा में शिविर निकासी पर गर्मागरम बहसें हैं। दयालु लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षासचेत निवासी सुइयों, अपराध और जनस्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंतित है। सामाजिक मीडिया संकट से निपटने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में बहसों से भरा है। स्वास्थ्य प्रभाव सिर्फ ओवरडोज मौतों से आगे जाते हैं। सुई साझा करने से हेपेटाइटिस, HIV संचरण और अन्य संक्रामक रोग जैसी द्वितीयक महामारियां हैं जो बेघर आबादी के बीच अधिक तेजी से फैलती हैं। अस्थिर घरों में बच्चे आजीवन आघात, उच्च ड्रॉपआउट दर और खराब मानसिक स्वास्थ्य परिणामों का सामना करते हैं जो उन्हें दशकों तक प्रभावित करेंगे। रूप से ग्रामीण इलाकों में व्यवसाय लत से जुड़ी श्रम कमी से संघर्ष करते हैं। जब कामकाजी उम्र के वयस्क पदार्थ दुरुपयोग विकारों से लड़ रहे होते हैं तो वे रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं होते, जो स्थानीय व्यवसायों और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाता है। शहरी विकास संसाधनों पर दबाव डाल रहा है क्योंकि शहर बढ़ती संख्या में ऐसे लोगों से निपटने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, यह संकट सचमुच पूरे राज्य को नीचे खींच रहा है। नेब्रास्का की एक स्थिर परिवारानुकूल जगह की तस्वीर को चुनौती दे रहा है जहां लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं, तंबू शहरों और ओवरडोज मौतों की वास्तविकता से। लेकिन यही कहानी एक अधिक आशाजनक मोड़ लेती है क्योंकि नेब्रास्का सिर्फ बैठकर इस संकट को समुदायों को नष्ट नहीं करने दे रहा, राज्य कुछ नवाचार और प्रभावी कार्यक्रमों के साथ वापस लड़ रहा है जो वास्तव में फर्क कर रहे हैं, भले ही उन्हें वह ध्यान नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग कुछ चलाता है जिसे ड्रग ओवरडोज प्रिवेंशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसने नालोक्सोन ओवरडोज रिवर्सल दवा को इतने व्यापक रूप से वितरित किया है कि इसने पिछले साल 1000 से अधिक ओवरडोज को उलट दिया। एक पल के लिए इस बारे में सोचे, 1000 से अधिक परिवारों ने किसी परिजन को नहीं खोया क्योंकि यह कार्यक्रम मौजूद था। 1000 से अधिक लोग। हाउसिंग फर्स्ट पहल विशेष रूप से सफल रही है। लोगों को लत या मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता से पहले स्थिर आवास में प्राथमिकता देने के साथ 90% बनाए रखने की दर के साथ यह दृष्टिकोण कुछ ऐसे को पहचानता है जो स्पष्ट होना चाहिए लेकिन अक्सर नीति बहसों में खो जाता है। जब आप सड़क पर सो रहे हों तो साफ होना लगभग असंभव है। नेब्रास्का कमीशन ऑन हाउसिंग एंड होमलेसनेस अधिक किफायती इकाइयों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और उन्हें कुछ सफलता मिली है। 2024 में लगभग 500 नए किफायती आवास इकाइयां जोड़ी गईं, जो लगभग पर्याप्त नहीं है लेकिन यह एक शुरुआत है। 2025 में लेजिस्लेटिव बिल 252 ने विशेष रूप से ग्रामीण आउटरीच के लिए ओपियोइड फंडिंग को बढ़ाया। यह ओमाहा में सामुदायिक समूह साथी सहायता प्रदान कर रहे हैं जहां वे लोग जो खुद नशे और बेघरता से गुजरे हैं दूसरों को सिस्टम नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये कार्यक्रम अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है क्योंकि वे उन लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो सड़कों की वास्तविकता को समझते हैं, जो वहां रहे हैं जहां उनके क्लाइंट्स हैं और जो अपनी रिकवरी के आधार पर आशा दे सकते हैं। सुई एक्सचेंज कार्यक्रमों ने संक्रमण को 20% कम किया है, जो कुछ लोगों के लिए विवादास्पद दृष्टिकोण लग सकता है, लेकिन सबूत स्पष्ट हैं। नुकसान कम करना जीवन बचाता है और पैसे बचाता है। लोगों को रिकवरी की दिशा में काम करते समय जीवित रखना बेहतर है, बजाय उन्हें रोकथाम योग्य बीमारियों से मरने देने के। फोर्स कार्यक्रम उन अनएम्प्लॉयड लोगों को लक्षित कर रहे हैं जो नशे की बाधाओं का सामना करते हैं, नौकरी प्रशिक्षण और सहायता सेवाएं प्रदान करते हुए जो पूरे व्यक्ति को संबोधित करती हैं, न कि केवल उनकी रोजगार स्थिति को। ये कार्यक्रम पहचानते हैं कि आप नशे, बेघरता और बेरोजगारी को साफ श्रेणियों में अलग नहीं कर सकते, वे सभी जुड़े हुए हैं और समाधानों को उसका परिणाम उत्साहजनक है, भले ही वे पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहे। ओवरडोज मौतें पिछले वर्षों की तुलना में कम हैं। कुछ इलाकों में बेघरता की वृद्धि धीमी हुई है। कार्यक्रम काम कर रहे हैं, लेकिन वे उस समस्या के दायरे के लिए गंभीर रूप से कम वित्तपोषित और कम स्टाफ हैं जिसे वे संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस पूरी स्थिति के बारे में वास्तव में निराशाजनक बात यह है, नेब्रास्का के पास इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण हैं। राज्य के पास रिकॉर्ड रोजगार है, विकास के लिए भारी मात्रा में भूमि है,
रहने की अपेक्षाकृत कम लागत है और एक ऐसी संस्कृति है जो पड़ोसियों की मदद करने को महत्व देती है, तो वे उन 37,000 किफ़ायती आवास इकाइयों का निर्माण नैतिक इच्छाशक्ति और प्राथमिकताओं की बात है। जब समस्याएं आपको सीधे प्रभावित नहीं कर रही तो उन्हें नज़रअंदाज करना आसान है। व्यवस्थित विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय व्यक्तियों को उनकी लत या बेघरता के लिए दोष देना आसान है जिन्होंने पहली जगह में संकट पैदा किया। तंबू शहरों को देखकर शिकायत करना उन आवास और उपचार कार्यक्रमों को फंड करने से आसान है, लेकिन बदलाव संभव है। इस संकट के दौरान छितराई आशा की कहानियां हैं जो साबित करती हैं कि जब लोगों को जरूरत का समर्थन मिलता है तो रिकवरी और स्थिरता प्राप्त करने योग्य है। मैं उस ओमाहा शेल्टर स्वयंसेवक के बारे में सोचता हूं जिसने एक परिवार को बेघरता और नशे के चक्र से बचने में मदद की, उन्हें आवास, उपचार और रोजगार सेवाओं से जोड़ा। वह परिवार अब स्थिर है, अपने ग्रामीण नेब्रास्का में पूर्व में उपयोग करता है, जो एक उपचार कार्यक्रम के माध्यम से साफ हो गया, कृषि में काम मिला और अब रिकवरी में अन्य लोगों को सलाह दे रहा है। उसकी जिंदगी निराशाजनक से आशाजनक हो गई क्योंकि किसी ने उसकी रिकवरी में निवेश किया और उसे अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए आवश्यक उपकरण दिए। ये व्यक्तिगत सफलता की कहानियां साबित करती हैं कि जब कार्यक्रम उचित रूप से वित्तपोषित और कार्यान्वित होते हैं तो वे काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या नेब्रास्का इन समाधानों को समस्या के आकार के अनुपात में बढ़ाएगा या संकट तब तक बढ़ता रहेगा जब राजनेता बहस करते रहेंगे और समुदाय पीड़ित होते रहेंगे। जैसा कि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि नेब्रास्का का संकट वास्तव में छोटे पैमाने पर अमेरिका का संकट है। वही ताकतें जो नेब्रास्का में बेघरता और नशे को बढ़ावा दे रही हैं, पूरे देश में काम कर रही हैं। किफ़ायती आवास की कमी, मजदूरी की स्थिरता, अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और ड्रग नीतियां जो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में। अंतर यह है कि नेब्रास्का काफ़ी छोटा और पर्याप्त स्थिर है कि समाधान वास्तव में प्राप्त करने योग्य है। यदि राज्य अगले 5 वर्षों में उन 37,000 किफ़ायती आवास इकाइयों का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, यदि वह नशे के उपचार और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करे, यदि वह बेघरता और बेरोजगारी में जातीय असमानताओं को संबोधित करे, तो नेब्रास्का एक मॉडल बन सकता। लेकिन इसके लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि संकट मौजूद है उन जगहों पर भी जो सतह पर सुरक्षित और स्थिर लगती हैं। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि बेघरता और नशा नैतिक असफलताएं नहीं बल्कि व्यवस्थित समस्याएं हैं जिनके लिए व्यवस्थित समाधानों की आवश्यकता है। इसके लिए उन कार्यक्रमों में वास्तविक पैसा निवेश करना आवश्यक है जो काम करते हैं, भले ही वे राजनीतिक घड़ी टिक रही है। हर 3 दिन में एक और नेब्रास्का वासी ओवरडोज से मर जाता है हर रात। 3800 से अधिक लोगों के पास सोने की सुरक्षित जगह नहीं है। हर महीना जो गंभीर कार्रवाई के बिना गुजरता है उसका मतलब है और परिवार नष्ट हो गए और बच्चे आघात में और समुदाय क्षतिग्रस्त। लेकिन कहानी को निराशा में समाप्त होने की जरूरत नहीं है। नेब्रास्का के पास इसे बदलने के लिए आवश्यक सब कुछ है, संसाधन, ज्ञान, कार्यक्रम जो काम करते हैं। अब इसे जिस चीज की जरूरत है वह है इस संकट को उस तात्कालिकता के साथ इलाज करने की सामूहिक इच्छा जिसके यह हकदार है। अंत में यह वास्तव में आंकड़ों या नीति बहसों या बजट आवंटन के बारे में नहीं है, इस बारे में है कि क्या हम उन हार्टलैंड मूल्यों को जीने जा रहे हैं जिनका हम दावा करते हैं। ये इस बारे में है कि क्या लिंकन में एक बच्चे या ओमाहा में एक वेटेरन को नशे और बेघरता का सामना अकेले करना चाहिए, या क्या उनका समुदाय उन्हें सहारा में लपेटेगा और उन्हें में है कि क्या नेब्रास्का एक ऐसी जगह बनी रहेगी जहां अमेरिकी सपना सभी के लिए संभव है, न कि केवल उन लोगों के लिए जो भाग्यशाली हैं कि अच्छी नौकरियों और किफ़ायती आवास के साथ स्थिर परिवारों में पैदा हुए हैं। इस बारे में है कि क्या हम वे लोग बनने जा रहे हैं जिनका हम दावा करते हैं, वे पड़ोसी जो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, वह समाज जो विकल्प हमारा है। समय अभी है और नेब्रास्का की सड़कों पर पीड़ित लोग हमारे सही विकल्प बनाने का अधिक इंतजार नहीं कर सकते। इस कहानी को यहीं समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे पास शक्ति है इसे बदलने की, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सफल कार्यक्रमों के उदाहरण हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है वो है मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देने की इच्छा शक्ति। यह समझना कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों या जो भी गलतियां की हों, अकेले पीड़ित नहीं होना चाहिए। नेब्रास्का अमेरिका का दिल दिखा सकता है कि कैसे एक राज्य वास्तव में
अपने लोगों की देखभाल करता है, लेकिन केवल तभी जब हम कार्य करने का विकल्प चुनें। चुप रहने का नहीं, केवल तभी जब हम निवेश करने का विकल्प चुनें। नज़रअंदाज करने का नहीं, केवल तभी जब हम आशा चुनें, निराशा नहीं। समय आ गया है कि नेब्रास्का अपने छुपे हुए संकट को उजागर करे और इसे ठीक करने के लिए काम करना शुरू करे, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते, हर 3 दिन में कोई और मर जाएगा। हर रात अधिक परिवार सड़कों पर सोएंगे और हार्टलैंड का सपना धीरे धीरे एक दुस्वप्न में बदल जाएगा। लेकिन अगर हम अभी कार्य करें, अगर हम अपने पड़ोसियों को वो सहारा दें जिसके वे हकदार हैं, तो हम न केवल जिंदगियां बचा सकते हैं बल्कि समुदायों का पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। हम नेब्रास्का को वापस उस जगह बना सकते हैं जहां सपने साकार होते हैं, जहां परिवार फलते फूलते हैं, जहां हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलता है। यही है वो नेब्रास्का जिसके हम हकदार हैं, यही है वो नेब्रास्का जिसे हम बना सकते हैं। सवाल यह है, क्या हमारे पास इसे वास्तविकता बनाने का साहस है?